हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस की केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था चैप्टर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक बार चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, क्विक रिवीजन हम कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि नया पदार्थ बनाने के लिए बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड का बनना दो एटम के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, There are two type of changes, namely physical and chemical change. अब हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जहां भी साइंस है वहां पर चेंज तो हो गई है ना, चेंज तो आता ही है हर एक चीज में। जैसे कोई भी यहाँ पर जो भी हमें एग्जांपल दिख रहे हैं वो किससे बने हैं, चेंजेस से ही बने हैं, है ना। आप अपने आसपास भी कई तरह के चेंजेस को देखते रहते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं दो पोर्शंस में, एक फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कैसे चेंज होते हैं बच्चों, देखो जैसे हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, आइस मेल्ट होके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये क्या, यहाँ पर परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या कोई नया पदार्थ बना, नहीं। पानी पहले फ्रीज हो रखा है, अभी टेम्परेचर कम है, अब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, अभी टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। टेम्परेचर यानी कि इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया जब ये मेल्ट हो गया। फिर अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करके ये पानी क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। वाटर वेपर भी क्या है, तो वाटर ही। उस वाटर वेपर को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कंडेंस करके, क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था ना, कंडेंसेशन इवेपोरेशन, कंडेंस करके हम वापस से उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं और उस लिक्विड को वापस से फ्रीज कर सकते हैं, वापस से सॉलिड बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर चेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है, केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, यानी कि फिजिकल स्टेट में केवल चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसे चेंज जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता उन्हें कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, या हम कहें फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर केवल शेप, साइज, स्टेट, इन चीजों में ही परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि हमारे पास कागज का एक टुकड़ा है। ठीक है, हमने कहा कागज का एक टुकड़ा हमारे पास है, अब इस टुकड़े को हमने बीच से फाड़ दिया, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से दो टुकड़े मिले हमें कागज के। तो ये भी क्या है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन कोई नया चीज बना, यहाँ पर नया पदार्थ बना, नहीं बना। ठीक है, तो नया पदार्थ नहीं बना, इसीलिए ये कैसे चेंजेस हैं, भौतिक परिवर्तन, या हम कहें फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जहां पर नया पदार्थ बनता है। जैसे हम कहें दूध से, जैसे हम बात करें दूध, ठीक है, दूध, दूध से क्या बनाना है, दही। दूध से दही बनाना, दूध एक अलग पदार्थ है और उससे हमने बिल्कुल अलग पदार्थ बना दिया जो कि है दही। ठीक है, क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उल्टाया नहीं जा सकता, है ना, रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैसे हैं ये, इरिवर्सिबल है। ठीक है, जिन्हें उल्टाया नहीं जा सकता या रिवर्स नहीं किया जा सकता और जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है, उन्हें कहा जाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ही बच्चों केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे हमने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये लोहा है, लोहे पर क्या हो रहा है, जंग लग। ठीक है, तो लोहे पर जंक लगना, यानी कि जंक क्या, एक नया पदार्थ है, तो जंक का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फॉर्म हो रहा है जंक। तो ये क्या है, ये भी कैसी प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज को ही हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, जो भी हमने इतना पढ़ लिया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अब हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये एरो हम लगाएंगे, ये एरो क्या शो करेगा? डायरेक्शन शो करेगा, यानी कि किसकी तरफ रहेगा हमेशा? इसका हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और इसकी जो टेल है हमेशा रिएक्टेंट की तरफ। फिलहाल हमें इतना ही देखना था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। अच्छा, इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड वालों को, और जो बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। फिर हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस देख ली थी बहुत सारी। तो हमने बात की थी मैग्नीशियम रिबन के कंबशन की प्रोसेस। मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, जल करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज ये वाला जो पाउडर है, ये पाउडर ये फॉर्म कर रहा है। पाउडर है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक केमिकल रिएक्शन ये होगी। नेक्स्ट हमने ये पढ़ी थी लेड नाइट्रेट से। ठीक है, किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन था और उससे किसमें चेंज हो रहा है? सीधा ये पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्या चेंज? पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने ये मिलाया तो लेड आयोडाइड बना। कैसे बना? एक येलो पीपीटी बनी। यहाँ क्या बनी? एक येलो प्रेसिपिटेट बना, यानी कि कलर में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिंक की रिएक्शन कराई हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन कराई हमने किसी एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर हमने देखा कि गैस का इवोल्यूशन हुआ और ये जो फ्लास्क है ये भी कैसा हो गया? थोड़ा गर्म हो गया। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? स्टेट में चेंज आ जाता है, दूसरा कलर में चेंज आता है, तीसरा गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो ये कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज स्टेट में चेंज आना, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन आना, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, गैस का इवोल्यूशन, जैसे हमने देखा H2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन आना। ठीक है, फिर हमने डिफरेंसेस देख लिए थे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज की बात करें तो ये टेम्पररी है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, हमेशा रिवर्स किया जा सकता है क्या? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, अधिकांश। और एनर्जी यहाँ पर रिलीज एब्जॉर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो ये परमानेंट चेंज होते हैं, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, कतई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हीट, यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज भी होती है या एब्जॉर्ब भी होती है, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने बात की थी बच्चों, कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पर हमें हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन के लिए, तो वो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पर हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन में, उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो, फिर हमने देख लिया था वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, इसे फिर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का तरीका क्या है? अलग अलग स्टेप हमने पढ़े। ठीक है, और एक रिएक्शन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो एक बैलेंस रिएक्शन है, और एग्जाम में आपके पास रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आता है। ठीक, तो क्या देखा था हमने कि सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि रिएक्शन कहीं पहले से बैलेंस तो नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जिंक की रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ZnSO4 और H2 गैस बन रही है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमने इसको पूरा चेक किया तो देखा क्या कि ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, तो इसे हमें आगे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई रिएक्शन, जैसे ऐसी रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है, कैसे पता चल रहा है? हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो Fe इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर इधर तो 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो क्या है? ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट में जो एटम है और प्रोडक्ट में जो एटम है वो इक्वल नहीं है, तो रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। हाँ, अगर ये इक्वल है, यहाँ पर जितने एटम है उनके नंबर और यहाँ पर जो एटम है उनके नंबर। ठीक है, जैसे हम बात करें Fe की बात करें तो इधर Fe 1 है, इधर 3 है, तो दोनों क्या है? अनइक्वल है। इधर भी 3 होते अगर, तो रिएक्शन क्या होती? बैलेंस्ड होती। इधर 4 हाइड्रो ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने इधर है उतने ही अगर इधर भी हो जाए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। तो हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि
सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, देखो राइट हैंड साइड ये हाईएस्ट नंबर में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्या करना है, इसको के बराबर बनाना है। इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं कि हमने पहले सीधा हम आयरन देख रहे हैं तो आयरन को वैसे तो हम कर सकते हैं, इसे भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तरीका यही रहेगा कि पहले आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा एटम जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर उसका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सेलेक्ट द कंपाउंड और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अच्छा वो कंपाउंड जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट में ही होगा, वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और देखना है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग पहले उसको क्या करना है, आपको उसको बराबर बनाना है, ठीक है। यानी कि उसको प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में ज्यादा है तो रिएक्टेंट के बराबर बनाना है, रिएक्टेंट को उसके बराबर बनाना है, रिएक्टेंट में ज्यादा है तो उसको प्रोडक्ट को उसके बराबर बनाना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। जैसे यहाँ पर हमने 4, हमारे पास ऑक्सीजन 4 थे, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इधर राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के बाहर से क्या कर लिया, 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोबारा से चेक करेंगे। तो दोबारा से जब हमने चेक किया तो हमें क्या दिखा कि ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर चेक करेंगे तो इधर 4 टू द 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, अब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ गई, तो अब हमें क्या करना है, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे, फिर आयरन को बैलेंस कर लेंगे लास्ट में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे एक प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन, समझ में आया। अच्छा इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर काफी सारे रिएक्शंस भी देख ली थी, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, CH3OH की प्रोसेस है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, इस तरीके से अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेकिन आपको चेक जरूर कर लेना है कि रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस नहीं है कहीं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से भी, इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो आप ज्यादा अच्छे से भी बैलेंस कर पाओगे, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर कोई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सिंपलर, सॉरी जहां पर रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जैसे हमने FeSO4 और कॉपर की देखी थी रिएक्शन, ठीक है, या सॉरी सॉरी कॉपर सल्फेट और Fe की रिएक्शन देखी थी। तो कॉपर सल्फेट की बात अगर हम करें तो कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या कर रहा था, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, उसकी जगह पर आ जा रहा था, ठीक है। और कॉपर हमें अलग से डिपॉजिट मिल रहा था, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, है ना, आयरन नेल की कॉपर सल्फेट के साथ। फिर यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। चलो तो ये फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात की थी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। वहीं रिडक्शन की बात करें तो जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप देखना इसे। चलो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली थी, कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसके एग्जांपल भी देख लिए थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दो तीन चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे हमने क्विक लाइम, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या होता है, वो हमने आगे देखा था। देखो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी थे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। अच्छा
यहीं पर हमने बात की थी, अगर रिएक्शन में क्या हो रही है, हमें हीट देनी पड़ रही है किसी रिएक्शन में, या हीट रिलीज हो रही है, सॉरी, अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हमने देखा कि बीकर क्या बन गया था, हॉट हो गया था, बीकर हॉट हो गया था। यानी कि रिएक्शन अगर हम देखें ध्यान से, क्विक लाइन की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइन हमें मिल रहा है, साथ में क्या मिल रही है, हीट। तो हीट निकल रही है ना बाहर इस रिएक्शन में, प्लस हीट दिख रही है, तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कई बार, ठीक है, और एग्जांपल भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये बार बार रिपीट करके जो है हम इसे बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर कई सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल जैसे नेचुरल गैस का जलना, रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है इन मैटर इनटू कंपाउंड, बर्निंग मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने सबसे पहले रिएक्शन देखी थी, है ना, देखी थी सबसे पहले मैग्नीशियम, देखी थी Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, अब क्या बैलेंस है कंप्लीटली, हाँ, तो है ना, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वही हम देखें मीथेन जल रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में हीट भी ये बनाता है, साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। देखो बच्चों, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है, ये जो मीथेन है, ये जल रहा है। जब जलेगा तो जब कोई भी चीज जलती है, जैसे मान लो आपके घरों में गैस जलता है, गैस जलता है तो क्या बनाता है ना, कोई गैस प्रोड्यूस करता होगा। इसके अलावा और क्या चीज प्रोड्यूस करता है, हीट तो प्रोड्यूस करता ही करता है। कोई भी चीज बर्न होगी तो वो हीट तो प्रोड्यूस करेगी 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 ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है कि बर्निंग बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, अब हीट रिलीज हो सकती है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो वो रिएक्शन क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जैसे यहाँ पर एक ये कंपाउंड है, ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट है, ये सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसे देखो बच्चों, क्या मिल रही है रिएक्शन आगे प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, हीट दिख रही है, रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं। तो जहां पर हम रिएक्शन में हीट देते हैं, रिएक्टेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि एक्सोथर्मिक, जहां पर आपको यहाँ पर हीट दिखेगी तो आप मान लेंगे क्या है, एक्सोथर्मिक, और यहाँ पर हीट दिखेगी तो एंडोथर्मिक। अच्छा, जहां पर बच्चों डिकम्पोजिशन के लिए हीट दी जाती है, उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब आगे बढ़ रही है, और क्या हो रहा है वहां पर, हीट से आगे बढ़ रही है, उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए हीट चाहिए, तो रिएक्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अभी आपको बस दो चार चीजें याद भी रखनी है, जैसे ये हो गया CaO, तो हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या हम कहते हैं क्विकलाइम। फिर CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, लेकिन क्या कॉमन नेम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और लाइमस्टोन, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसके अलावा हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों की, दो तीन रिएक्शन है जो आपको कंटिन्यू बहुत जगह बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
कुछ और एग्जाम्पल भी थे हमारे पास। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे लेड नाइट्रेट, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। इसके अलावा और भी हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अच्छा, एक और ये भी था, यहाँ पर हमने बात की थी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड की रिएक्शन है, ऐसे सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन भी होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा Ag+Br2 में, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होगा Ag+Cl2 में सिल्वर क्लोराइड। तो ये यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और एग्जांपल भी पढ़ लिए थे हमने, तो काफी सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात की थी, यहाँ पर हमने याद की थी बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गया कार्बन, ठीक है। कार्बन मेटल तो नहीं है, लेकिन इसको क्या करा हमने, ये कार्बन से ऊपर वाले हो गए, ये कार्बन से नीचे वाले, ठीक है। जिंक, आयरन, टिन, लेड। फिर आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये हाइड्रोजन से नीचे वाले, कॉपर, गोल्ड और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक तरीके से रिएक्शन हमने देख ली थी कि कैसे यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव आयरन कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड से कॉपर को क्या करेगा, कॉपर कैसे कम रिएक्टिव है, इसके कंपाउंड से इसको क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा, और ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पर ये भी पढ़ लिया था, जिंक और लेड क्या ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो आप देखो कॉपर जो है कितने नीचे, हाइड्रोजन के नीचे है, ये सारे क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जब भी आएंगे वो हमेशा कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। चलो, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली थी, जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसकी भी हमने कई सारी रिएक्शन देख ली थी डबल डिस्प्लेसमेंट की। फिर ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर ली थी। अच्छा, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, इस वाली रिएक्शन, यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ पर होता है, रिडक्शन में। यहाँ पर अगर हम देखें H2 से बन रहा है H2, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स। रेडॉक्स की जगह हम कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये सिंपली रेडॉक्स हम कह सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस, गिव एग्जांपल, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, समझ में आ गया रेडॉक्स क्या होता है। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर MnO2 से MnCl2, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। HCl से Cl2 बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। यहाँ पर देखो CO, ऑक्सीजन का एडिशन, तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो हम कह सकते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन को प्लस करना है वहां पर हाइड्रोजन माइनस कर लेनी है, तो ये हुई ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीजन को माइनस करना है वहां पर हाइड्रोजन को प्लस कर लेना है, ये हो गई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दोनों जब एक ही रिएक्शन में हो रहा हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर कोरोजन के बारे में बात की थी, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं, है ना, डैमेज होने लगते हैं। जैसे हम आयरन के रस्टिंग के बारे में बात करें, या जो कॉपर है ना, कॉपर पे भी क्या आ जाने लगती है, ग्रीन लेयर आने लगती है। सिल्वर मेटल है वो भी कैसा होने लगता है, टार्निश होने लगता है, उसके बाहर से एक वाइट ब्लैक कोटिंग आने लगती है। आयरन की बात करें तो आयरन पे जो है जंग लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें, ये जो मेटल्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें मेटल से मिलकर के बनती है, मेटल से हम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोरोड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या करना है, इन मेटल को सेव करने की कोशिश करनी है ना,
है ना, प्रिवेंट करना है। जैसे आयरन को हम बचा सकते हैं अलग अलग मेथड से। कैसे बचा सकते हैं, देखो आयरन, कैसे आयरन पर रस लगता है, जब आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉइस्चर के साथ, तो धीरे 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 उस पर एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होने लगती है। वही होता है रस, जो पूरे मेटल को, पूरे जो हमारा आयरन है उसको पूरा खराब कर देता है। तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, या हम उसे जंग लगने से बचा कैसे रख सकते हैं, देखो ऑयलिंग लगा करके, है ना, ऑयल लगा करके या ग्रीस लगा करके, गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की एक लेयर लगा करके, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को सेव कर सकते हैं। फिर रेंसिडिटी, जिसको हम कहते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, इसके बारे में बात की थी। कैसे हम स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि फूड जिसमें ऑयल फैट है वो ऑक्सीडाइज होकर के खराब होने लगता है, बैड स्मेल आती है, तो ये फूड बेसिकली स्पॉइल होने लगता है। तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं रेंसिडिटी से, तो देखो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल करके, एयर टाइट कंटेनर में रख के, ठीक है, नाइट्रोजन गैस फ्लश करके, या रेफ्रिजरेटर में रख करके, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है। अब क्वेश्चन आंसर्स की बात, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है उसे जलाने से पहले। तो हमने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन पढ़ी सबसे पहले, कि मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसे टोंग से पकड़ेंगे और उसे क्या करेंगे, बर्नर के ऊपर रखेंगे और जलाएंगे। वो जलेगा कैसे, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा। लेकिन एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ भी किया जाता है। तो क्यों किया जाता है साफ, इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। अब हम जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, एक एक्सट्रीमली रिएक्टेंट मेटल है। When stored, it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. तो जब इसको ऐसे ही स्टोर करके रखा जाता है, तो एयर इज एवरीवेयर, एयर में ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके सरफेस पर बना देती है। अब अगर हम इसी लेयर के साथ उसे बर्न करते हैं, तो जो बर्न करने में क्या करेगा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, अच्छे से जल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इस लेयर को क्या करते हैं, सैंड पेपर की मदद से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen. तो ये क्या कर सकती है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो आगे रिएक्शन होगी उसे रोक सकती है। The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper for removing this layer so the underlying metal can be exposed to air. इसीलिए इसे सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि जो अंडरलाइंग मेटल है उसको हम एयर के साथ एक्सपोज कर सके, या ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको बर्न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस इक्वेशन हमें लिखनी है। देखो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पहले भी किया था। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, तो बैलेंस किया था हमने पहले भी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस एक्स का जिसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। अब ध्यान आ रहा है, व्हाइट वॉशिंग हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब हमें सब्सटेंस एक्स का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर, और इसकी रिएक्शन हमें वाटर के साथ भी लिखनी है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बात की थी, इसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस एक्स इज क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaO, और इससे क्या कहा जाता है, क्विक लाइम। अब इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखिए ये विगोरसली रिएक्ट करता है, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कहा भी था ना कि ये वाले जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या एक्स की किसके साथ करनी है, वाटर के साथ। वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। यहाँ पर लिखा भी गया है बच्चों, देखो कैल्शियम ऑक्साइड विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर के साथ जब ये विगोरसली रिएक्ट करता है तो जो बीकर है, जिस बीकर में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम में जब हम वाटर डाल रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम जब बनता है तो जो बीकर है वो भी कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विगोरसली रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज करती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है ये, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो आपको ध्यान रखना है क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, एक लाइमस्टोन भी था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं। तो देखो क्यों हो जाता है चेंज, क्योंकि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें डालते हैं तो वहां पर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है तो उसको क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है और बन जाता है FeSO4। ठीक है, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग से, जिससे सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाता है, फेड हो जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर क्या हुई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। हम ये कह सकते हैं कि आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिससे बनाता है आयरन सल्फेट, जो होता है ग्रीन कलर का। तो ये है रिएक्शन। ठीक है, और इस रिएक्शन को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में भी पढ़ा है। चलो, तो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है, फेड होकर के ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी में देखा उसके अलावा आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है, और ये है आपका होमवर्क, इसे आप घर से करके आएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।